नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। जी रहा हूँ जिंदगी को नए अंदाज़ो फ़न से, जी रहा हूँ जिंदगी को नए अंदाज़ो फ़न से, जिंदगी जीने का हुनर जो मुझ में है। ऐसे ही हुनर और फ़न में है जिन्हें महारत हासिल, जिन्हें कई गुरुओं का सानिध्य मिला। संगीत घराने से है जिनकी पहचान, गायकी की दुनिया का ताबिंदा सितारा, मशहूर शास्त्रीय गायक मधु मुदगल। एक विरासत, एक ख्वाब, जिसकी ताबीर है गंधर्व महाविद्यालय। गंधर्व महाविद्यालय और पंडित मधु मुदगल, जिनकी अदायगी और निष्ठा उन्हें औरों से अलग कर जाती है। देखा जाए तो संगीत को राजमहलों से जनसाधारण तक लाने का प्रयास पंडित विष्णु दिगंबर जी का रहा और उसी सिलसिले के तहत पहला गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में शुरू हुआ। उसी कड़ी के तहत पंडित विनायक राव पटवर्धन ने 1939 में दिल्ली में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे प्रोफेसर विनय चंद्र मौदगल्य ने आगे बढ़ाया और उनकी इस कोशिश में उन्हें गुणीजनों का सहयोग मिला। पंडित मधु मुदगल का जन्म दिल्ली में हुआ और अपने पिता विनय चंद्र मौदगल्य से उन्होंने संगीत की बारीकियां सीखी और बहुत कम उम्र में संगीत समारोह में गाने लगे। वक्त के साथ उन्हें कई गुणीजनों की सोहबत भी मिली, जिससे उनका फन दिन ब दिन निखरता ही गया। पंडित मधु मुदगल ने अपने पिता के कई अद्भुत प्रयोगों को कला प्रेमियों के समक्ष रखा, जिसमें गंधर्व वृंदगान का जिक्र लाजमी है। संगीत में नए प्रयोगों के हमेशा हिमायती रहे हैं पंडित मधु मुदगल। माला फेरे, टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, माला फेरे, टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, माला फेरे, टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, कहे कबीर। इसी के साथ गुणीजनों की लिखी अमूल्य धरोहर का साथ भी उन्हें आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देता रहा। पंडित मधु मुदगल की कोशिश रही कि वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ कर्नाटक संगीत की शिक्षा भी अपने विद्यार्थियों को दे सकें। पद्मधर लक्ष्मीपति नमः नमः नमः। आज के वक्त में अपने शिष्यों और संगीत के इस मंदिर के जरिए रचते नए आयाम उनकी अब तक की मेहनत का सिला है। हौसलों और संगीत के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का दूसरा नाम है पंडित मधु मुदगल। बहुत अच्छा लग रहा है मधु जी, आज आप हमारे बीच आ पाए। शुरुआत आप ही के अपने बचपन से माता पिता की यादों के साथ इस प्रोग्राम की खूबसूरत शुरुआत करें। कि बचपन में याद है मुझे कि जब उठता था तो पिताजी अभ्यास कर रहे होते थे, वो पूरा वातावरण याद है। क्लासें चल रही होती थी, हमारे घर में ही मतलब क्लासें चलती थी, हमें बाहर जाना होता था। फिर रात को जब क्लास ख़त्म होती थी तो खाटे वगैरह बिछ के फिर अपना घर बाद में बनता था। अच्छा। स्कूल से वापस आए तो थके मांदे और फिर वैसे ही अम्मा क्लास ले रही होती है तो थक के आके उनकी गोदी में ही सो गए, वो क्लास चल रही है तो सब कान में
ऐसा पूरा संगीतमय वातावरण बचपन से मिला है मुझे। देखा जाए तो पिता आपके बहुत बड़े संगीतकार रहे और गुरु के रूप में आपको उनका सानिध्य मिला। क्या कुछ खास आप उनसे ग्रहण कर पाए? उनसे शुरू में प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं से मिली, कैसे वो शुरू के सीखना, और उनसे ये जीवन का बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे सच्चाई से जीवन बिताना, कैसे ऑनेस्टी, डेडिकेशन, सिंसियरिटी से काम करना, ये सब मुझे पिताजी से मिला। यही वजह है कि आज की तारीख तक के आप पूरी तरह से डेडिकेट हैं और बहुत खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। ये हम लोग सब जानते हैं, जो भी संगीत रसिक हैं और संगीत के चाहने वाले हैं। पिता ने आपके गंधर्व महाविद्यालय की बुनियाद रखी, जिसे आप बहुत खूबी के साथ आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर गंधर्व महाविद्यालय की खासियत, और अगर कोई इसमें आना चाहे, कोई बच्चा आपके पास आकर सीखना चाहे, तो उसके लिए उसमें किस तरह के गुण या योग्यताएं होनी चाहिए? देखिए, काफ़ी अरसा हो गया है। 1939 में विद्यालय शुरू किया था और शुरू में बहुत कम विद्यार्थी थे। धीरे 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 करके वो बड़ा हो गया और इतना बड़ा हुआ कि आजकल हमारे पास 1100 बच्चे आते हैं और हमें बच्चों को मना करना पड़ता है, और बहुत दुख होता है कि कोई संगीत सीखना चाहे और उसको हमें मना करना पड़ता है। हमारे ऐसे कोई ऐसे डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जो खासकर गाना सीखना चाहते हैं, उनकी केवल आवाज़ होनी चाहिए। कुछ भी वे गा के सुना दें, तो हम अगर अच्छी आवाज़ है तो उनको लेते हैं। मधुप जी, क्योंकि आपको कई घरानों का सहयोग मिला और सानिध्य भी मिला, बेसिकली अगर मैं आपसे आप ही की ज़बानी जानना चाहूँ आपके घराने के बारे में और उसके ख़ास रंग के बारे में। बेसिकली मेरा ग्वालियर घराना है और उसमें क्रमबद्ध आलाप तान सब होता है, शुद्ध वाणी, शुद्ध मुद्रा, ऐसे उसमें कहते हैं। और पर मेरे पर और भी इन्फ्लुएंस हुए हैं। जहाँ जहाँ सीखा हूँ, मुझे अलग अलग घरानों की बंदिशें सीखने का सौभाग्य मिला। विद्यालय में अनेक विद्वान आते थे, तो उनसे बिल्कुल भिन्न भिन्न रंग की बंदिशें मेरे सीखने को मिली। और सारे जो विद्यार्थी विद्यालय में होते हैं, उनको भी ये सौभाग्य मिलता है। अच्छा, इसलिए अलग अलग कलर्स और गाने में आते हैं। आपने सारे रंगों को अपने में समेटा। हाँ जी। तो कोई एक रंग जो आपको बेहद पसंद हो हमारी ऑडियंस के लिए? गुरु जी का बनाया हुआ राग है, कुमार जी का श्री कल्याण। देखो रे फूल न लगे, देखो रे फूल न लगे, रंग रंग छाए ये मेरो मन भाए। देखो रे फूल न लगे, देखो रे फूल न लगे, रंग रंग छाए ये मेरो मन भाए। देखो रे बहुत सुंदर। मधु जी, बहुत गहराई है आपकी आवाज़ में अगर देखा जाए तो। मुझे ये बताइए कि पिता का तो सहयोग था ही, और किन खास गुरुओं का जिक्र आप आज करना चाहेंगे जिनसे आपको सीखने का मौका मिला और उसे आपने अंदर तक ग्रहण किया? पहले श्री वसंत ठक्कर जी से, फिर थोड़े अरसे के लिए मैं पंडित जसराज जी से सीखने का सौभाग्य मिला, और बाद में श्री कुमार गंधर्व जी से मैं सीखा हूँ। तो ऐसी कौन सी खास बंदिशें जो आपको कॉमन मिली इन सब के अंदर? कॉमन ऐसे तो बहुत बंदिशें हैं। कोई एक जो आपको बेहद एक पसंद हो? मैं आपको ग्वालियर की खास एक सुना देता हूँ। जी जी। शुरू में कल्याण में सब सीखते हैं। जी। गुण न कीजिए, गुण
सन अवगुण न कीजिए, गुणी सन का जान गुण की सार, गुणी गुणी जान गुण के सारा, अब गुण न कीजिए। बहुत खूबसूरत। मुझे ये बताइए कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी और अली अकबर खान साहब का भी सानिध्य आपको मिला, आपके घर आते जाते रहे और बहुत से गुणीजन आपके घर आते जाते रहे। कुछ यादगार वाक़े हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोगों को तो मौका मिला नहीं कि कभी उनके रूबरू हो पाते। मैं तो बहुत छोटा था जी। हाँ। पंडित जी, ओमकार नाथ जी, विनायक राव पटवर्धन जी, नारायण राव व्यास जी, अली अकबर खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, ये आंगन में सबके कार्यक्रम होते थे। मैं बहुत छोटा था पर सिर्फ कानों में पढ़ता रहता था। ये सब संस्कार मुझे मिले। एक बार जीने से ऐसे ही गाते हुए मैं ऊपर जा रहा था, मल्हार के कुछ स्वर मुझे पता भी नहीं था, तब सीख भी नहीं रहा था। तो पंडित विनायक राव पटवर्धन जी थे ऊपर, उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा था, बेटा ज़रूर गाना करना, तुम्हारे आवाज़ अच्छी है, ऐसे करके उन्होंने बोला था। अच्छा। तो वो मुझे बहुत याद है और बहुत इंस्पायर हुआ था मैं उससे। फिर वैसे देखा जाए तो फिर आपने जैसे भी बताया कि तब तक आपने गाना शुरू नहीं किया था सीखना, फिर सीखने का सिलसिला कैसे और कब और क्यों शुरू हुआ? क्यों, और तो अब जैसे बचपन में और स्कूल जैसे जाते थे गिटार, इसलिए मैंने ये पूछा आपसे कि बहुत से लोग आपके एकेडमिक्स में भी गए, माधवी जी हैं वो डांस में गई, आपने वोकलिस्ट बनना तय किया, तो फिर कैसे आपने ये तय किया और कब आपने गाने की बाकायदा तालीम लेनी शुरू की? मैं ऐसे तो बचपन से क्लास में सीखता था, सब ठीक था, पर वैसे सीरियसली मैंने शुरू किया 17 साल में। अच्छा। हाँ, तब तक अपना ऐसा नहीं कि तब तक नहीं सीखा था, पर सीरियसली एकदम शुरू किया। प्रोफेशन बनाना है अब इसको और इसमें ध्यान देना है। पहले तो स्कूल में, मॉडर्न स्कूल में पढ़ता था मैं, 12 खंबा रोड में। हाँ हाँ। स्पोर्ट्स प्रीफेक्ट था। अच्छा। स्पोर्ट्स कैप्टन तो था। स्पोर्ट्स में अच्छे थे बहुत। हाँ अच्छा था, और फिर गिटार बजाना वगैरह वो सब अपना चलता था जैसे स्कूल में। हाँ। फिर सीरियसली जब किया तो और नेचुरली हुआ मेरे से कि अंदर से ही मन किया कि ये करना है मुझे। पिता का जोर जबरदस्ती नहीं रही इसमें? नहीं, किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं, घर में किसी ने नहीं। अच्छा। मुझे बताइए कि फिर आपका जो स्टेज परफॉर्मेंसेस का सिलसिला कब शुरू हुआ, और जिसे हम कहते हैं ना एक ड्रीम होता है कि मैं जब स्टेज पर हूँ और मेरे सामने ये लोग हों, ये मौका आया कब? नहीं, ऐसे तो 21 साल में ही मैं गा रहा था, पंडित जसराज जी सामने थे। अच्छा। कुमार जी सामने थे, तो वो बहुत यादगार है मेरे लिए। पर उसके बाद मुझे समझ आया उनके सामने गाने के बाद कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करना है। केवल सीखने से नहीं, पुराने विद्वानों को, गायकों को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। मधुप जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए देखते हैं। भैया मधुप, और आज वो पंडित मधुप जी हैं। इतनी खुशी होती है क्योंकि मैं तो उनको बहुत छोटे पने से जानता हूँ, जब वो बहुत छोटे से थे, और आज हमें ये कहते हुए गौरव महसूस होता है कि पंडित मधुप जी, और इनका गाना मुझे बहुत पसंद है। स्वभाव भी अपने पिता जैसे पाया है, पंडित विनय चंद्र जी मोदगल्य जैसा। मैं उनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिन दुगना रात चौगुना बढ़ें, जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं बस बढ़ते ही रहें। जय हो। नमस्ते भैया, आपके बारे में मैं क्या कहूँगी। मेरे लिए तो सबसे बड़ी स्मृति है मेरे विद्यालय में आना, और तब मैं 2 चोटियाँ बांधती थी और फ्रॉक पहनती थी, 12 साल भी नहीं थी। जिस तरह से आपने मुझे स्वरों का पहचान कराया, जिस तरह से आपने मुझे रागों का दर्शन कराया, और कुमार जी के गाने जो हमने आपके पास बैठ के जो सुने हैं और जिस तरह से उनको समझने की कोशिश किया है, ये तो मेरी किस्मत में कैसे, मेरा कोई पुराने जन्मों का बड़ा अच्छा कर्म रहा होगा।
कभी गाना गाना होता है तो ये आपका नाम सबसे पहले है आता रहता है, और मुझे उस समय बड़ा संकोच होता है कि जो आपसे मैंने पाया है क्या मैं उसका थोड़ा सा भी गा पाती हूँ, ये बात मेरे मन में रहते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें और बहुत दीर्घायु आपको प्राप्त हो और आपका गाना बहुत 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 आगे आपको ले चले। नमस्ते भैया। क्या कहना चाहेंगे मधुप जी इन लोगों के लिए? क्या कहूँ, उन पंडित जी का तो आशीर्वाद मेरे को मिला है, मेरा सौभाग्य है। वो कुछ अच्छा बोले तो मतलब एकदम झेप सी होती है, इतने बड़े लोग की तारीफ मिले तो। और ये तो मेरे स्टूडेंट हैं, इतने अच्छे विचार रखते हैं मेरे लिए, बहुत आनंद आता है, आनंद आता है। एक जोगी रे सुना दीजिए हम लोगों को, हमारी ऑडियंस बड़ा पसंद करेगी उस। बाबा जोगी एक अकेला जोगी एक अकेला, झोली पत्र विभूति न बटुआ अनहद बेन बजावे, मांगी न खाई न भूखा सोवे, घर वंगना फिर आवे, जोगी एक अकेला बाबा जोगी एक अकेला जोगी एक अकेला, बाबा जोगी एक अकेला। बिल्कुल, बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ है आज मशहूर शास्त्रीय गायक मधुप मुदगल। मधुप जी, ये बताइए कि स्ट्रक्चर ऑफ ख्याल में आपका काफ़ी रिसर्च रहा है। मौजूदा दौर में जो ख्याल का रंग हम देख रहे हैं और जो इसका असल स्वरूप है, कैसे आप इसे डिफ़ाइन करेंगे? कैसे हम समझना चाहते हैं आपसे। ये असल स्वरूप जैसे वो तो अलग अलग पीरियड्स में बदलता रहता है। जैसे पहले विलंबित की स्पीड ज़्यादा थी, आजकल कम हो गई है। बदलाव जो आया है, ये बदलाव होते हैं। ऐसे तो तकरीबन वैसा ही है, इतना रूप में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये गायक पर भी डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह से उसे पेश करे। हाँ जी, उसके ऊपर भी है, उनकी अलग घराने की ट्रेनिंग पे है, अलग अलग जैसे इनका ट्रेनिंग होती है, सिर्फ फिर अपने विचार से वो कैसे गाते हैं। तब्दीली तो ये आर्ट्स में होती है, ओवर सेंचुरीज वगैरह, राग रूपों में भी बदलाव ऐसे अलग अलग आता है। फिर भी हमारा एक संगीत है और हमारे संगीत पूरे विश्व में एक ऐसा हो कि पहचान हमारी इसी से रहती है और आगे भी रहेगी। इतने सालों से चला आ रहा है संगीत हमारा, यही हमारी पहचान आ गया, हमारे आर्ट्स। मतलब आप बदलाव और इनोवेशंस को बुरा नहीं मानते? जो ट्रेडिशन समझेगा वो अपने आप ही बदलाव आगे आएगा। जो ट्रेडिशन का असली रूप, अविरल धारा करके ट्रेडिशन चलती है जी। ओवर द इयर्स कुछ ना कुछ उसमें चेंज आता ही रहता है, ऐसे होता है। तो ख्याल का एक रंग हमारी ऑडियंस के लिए, ये मशहूर दरबारी का अच्छा ख्याल, द्रुत ख्याल है। बोल बता दीजिए इसके। नैन सो नैन मिलाए रखूंगी। अच्छा। नैन सो नैन मिलाए रखूंगी, नैन सो नैन मिलाए रखूंगी, नैन सो नैन मिलाए रखूंगी, हो मनुबा मोरा चाहत तुम इस बालम नैन सो नैन मिलाए रखूंगी, नैन सो नैन मिलाए रखूंगी, नैन सो नैन मिलाए। मुझे बताइए कि जुगलबंदी का तो अपना एक बिल्कुल अलग लुत्फ है। आपको मौका मिला और वो यादगार लम्हे हमारे साथ शेयर कीजिए। मुझे जुगलबंदी का मौका मिला था पर मैं नहीं करा, क्योंकि मुझे जुगलबंदी दिल से अग्री नहीं करता हूँ। वजह? हमारे संगीत में नहीं, क्योंकि ये अकेले के विचार है। मेरा क्या थॉट है, हमारा ख्याल का मतलब शास्त्रीय संगीत अकेले का विचार है। हाँ। इसमें दूसरा आएगा तो या मुझे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या मैं रुकूंगा उसकी बारी के लिए। हाँ।
इस तरह से मैं पर्सनली अग्री नहीं करता हूँ। वैसे बहुत लोग करते हैं ये। हाँ जी, वो उनके अपनी जैसी इच्छा पर मैं पर्सनली अग्री नहीं करता हूँ। आप नहीं करते। देश विदेश में आपने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दिए, ख़ासतौर पर अगर हम विदेशों की बात करें, वहाँ किस तरह के तजुर्बे हुए आपको? देखिए, एक बहुत खास बताता हूँ आपको, विदेश में गाने का एक बिल्कुल अलग मज़ा है। वहाँ स्पॉटलाइट ऐसे होती है, बाकी ऑडियंस में अंधेरा होता है, तो जो आप गा रहे होते हैं वो एक तरह से आप अपने लिए ही गा रहे होते हैं, कि वैसा फीडबैक नहीं होता, पर उनकी अच्छी वाइब्स मिलती हैं, बहुत शांति से सुनते हैं, तो बहुत चैलेंज होता है। ये पूरा गाना अब एक्चुअली अपने लिए एड्रेस हो रहा होता है। अच्छा। ये बहुत हाई फॉर्म ऑफ सिंगिंग होता है, जैसे आप रेडियो में गाते हैं। जैसे आपकी इसी बात से मुझे एक सवाल मेरा दिल चाह रहा है आपसे पूछूं, शास्त्रीय संगीत को लेकर और ख़ास तौर से आज की जो ऑडियंस है, हिंदुस्तान ही की बात करें, आप जैसे गायकों के लिए एक चैलेंज होता होगा यकीनन। सुनकार आपको कैसे नज़र आते हैं? सुनकर अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली गाना बेटर होता है। ऑडियंस में आपको दिख जाता है वो चेहरा, जो हल्का सा भी वाह वाह कर रहे हो आपको दिख जाता है, फिर अनजाने में गाना वहीं एड्रेस होता है। अच्छा। क्योंकि वो समझ रहा है। बहुत कोई सुंदर लेडी बैठी हो, लड़की बैठी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई दूसरा वैसा चेहरा ना भी हो, पर गाना अगर आप समझ रहे होंगे वो, तो आपकी नज़र वहीं जाएगी। तो आपको भविष्य क्या लगता है, मतलब आप चिंतित होते हैं शास्त्रीय संगीत को लेकर? देखिए, उतार चढ़ाव सब आर्ट्स में आते ही रहते हैं। हाँ। पर मैं बिल्कुल होपफुल हूँ कि फिर बहुत वैसा युग आएगा जैसे आज से कुछ 70-80 साल पहले था हमारा संगीत। लोग सुनना शुरू कर देंगे। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए देखते हैं। मधुप मुदगल यानी भैया, तू मेरे लिए भैया ही रहेगा। 50 साल से ऊपर हो गए अपनी मित्रता को, और ख़ासकर मुझे याद आता है जब मैं अपन छोटे थे, कनॉट प्लेस में विद्यालय था, और मैंने पटाखे लाला जी जो बड़े तोंद वाले नीचे बैठे थे, नीचे सो रहे थे, उनके पास छोड़े थे, और तेरी सेंसिटिविटी इतनी थी, तेरे को मान्य नहीं तो आज तक तू कहता है तूने इतनी क्रूअल्टी करी। आई डोंट नो हाउ फार फेम ऑल दिस मैटर, लेकिन मुझे नहीं लगता फेम वगैरह तेरे लिए ज़्यादा मैटर करता। तेरे को अपना चित्त गाने में वो चीज़ आ जाए, वो तू अवतरित करे, 4 श्रोता और 4 रसिक खुश हों, और तेरे अपने मन को प्रसन्नता हो, ये तेरा आखिरी गोल है यार। ये क्या मतलब, ये बड़ा मुश्किल काम होता है एक कलाकार के लिए। तू एक अप्रतिम कलाकार है, संगीत ज्ञानी भी है, और मुझे लगता है कि तू इससे भी ऊपर चढ़ के आर्ट फील्ड को, कला को अपनी बढ़ाएगा। ये मेरी मनोकामना है और हार्दिक इच्छा है कि तू इसमें सर्वज्ञ हो और सबसे आगे रहे। आपको बहुत सालों से जानती हूँ और आप भी जानते हैं, हम लोगों का रिश्ता एक बड़ा अनोखा सा रिश्ता है कि आप डांस को लेके हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बात कहते हैं जिसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं झंडा लेके खड़ी हो जाऊँगी सामने। मैंने गंधर्व महाविद्यालय में जब काम किया तो भाई जी थे, और फिर भाई जी के बाद आपने संभाला उसको, और खुशी इस बात की रही कि विद्यालय उसी रफ्तार से चलता रहा जैसा कि वो था, और शायद आपने उससे और भी बेहतर बनाने की उसको कोशिश की, तो हम सब उसका हिस्सा रहे हैं उस समय में। मधुप जी, अगर आपको याद हो तो मीराबाई का जो दूसरों न कोई, मेरा जो प्रोडक्शन है उसका सारा म्यूज़िक आपने किया, और जब हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे थे तो कविताएं आपको बहुत पसंद आई। कविता के लिए आपका एक अपना टेस्ट भी है, और आप हमेशा एक अच्छी कविता चुनकर ही गाते हैं, ऐसा मैंने हमेशा नोटिस किया है। मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहे, और जो बहुत है अभी भी बहुत काम कर रहे हैं आप, और उससे अधिक करते रहें, ऐसी शुभकामना देती हूँ। क्या कहना चाहेंगे? वो दीपक तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, पूरा सांगीतिक सफ़र में मेरा बहुत साथ रहा है। अभी भी कुछ नया बनता है तो मैं उसको फ़ोन करके सुनाता हूँ, बहुत ही बचपन के दोस्त। अब प्रेरणा जी से वो मीराबाई जी को उनको बैले किया था, उसके लिए मैंने म्यूज़िक किया था। बड़ा हमारे मजाक भी चलता है। मैंने कहा, कहते हैं आपने डांस ज़रूर देखना है। मैं कहा मैं गॉगल्स पहन के आऊँगा, मैं डांस नहीं देखूँगा, सिर्फ म्यूज़िक सुनूँगा, इस तरह की।
मुझे ये बताइए कि जैसे हर कलाकार, हर संगीतकार कुछ इनोवेशंस करता है, कुछ नयापन लाने, आपने क्या कुछ किया? इनोवेशन, एक तो संवाद प्रोजेक्ट ब्राज़ील में हुआ था जी। जो वहाँ के स्लम चिल्ड्रन, उनके साथ ये था। कुछ कंपोज मैंने ऐसे किया था कि हम भी गा पाएँ और उनके म्यूजिशियंस भी बजा पाएँ, क्योंकि अगर शब्द लेंगे तो मुश्किल होएगा, तो सिर्फ सरगम में किया था, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और वहाँ उसके बाद उस पर कोरियोग्राफी हुई जो 1.5 साल चली है। अच्छा, ऐसा एक प्रोजेक्ट हुआ था। कोई एक ख्वाब जो आपको लगता है कि अभी पूरा होना बाकी है? और गाने में और अच्छा करना है और अच्छे स्वर लगाना है, और बहुत सारे राग हैं जो नहीं हासिल हुए हैं, उनको और हासिल करना है, सीखना है। तो चलते चलते मधुप जी अपनी पसंद का एक गीत ज़रूर गुनगुनाइए जो फिल्मों से हो और आपको बेहद पसंद रहा। ऐसे तो बहुत गाने आते हैं पर पसंद है, पर हाँ, जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चाँद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। बहुत बहुत शुक्रिया मधुप जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।